नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमारा जो एक पहला वीडियो पार्ट यानी 1-1.5 घंटे क्लास हम पहले कर चुके हैं और इसके बाद में आज का ये 12 वीडियो पार्ट सेकंड रहेगा। उसी से आगे है जो किसी टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो भी हम लोगों ने पहले वीडियो के अंदर जो पढ़ा था, मैं आशा करता हूं कि आपने वो अच्छे से सारा जो कंटेंट था, जो भी कुछ पढ़ा था वो अच्छे से आपने उसको रिवीजन करके और हर एक जो लाइन को अच्छे से वापस से है जो कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब इसमें बात आती है कि जो राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है, इससे संबंधित कौन से जो आर्टिकल होते हैं यानी संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल प्रोवाइड करवाए गए हैं कि उनके तहत जो राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम राजस्थान आरपीएससी की बात करें तो भाग 14 है और अनुच्छेद 315 से 323 तक जो इनके अंदर जो उल्लेख देखने को मिलता है वह राज्य के अंदर जो लोक सेवा आयोग के लिए उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। ये केवल राजस्थान राज्य का जो लोक सेवा है उसके लिए नहीं, बल्कि ये सभी राज्यों के लिए है जो कि अनुच्छेद प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। तो कुछ अनुच्छेद भी हम लोगों ने कल पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे भाई? 317 का फर्स्ट क्लॉज तक पढ़े थे ना, जिसमें कि अगर कदाचार यानी भ्रष्टाचार तो वो नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार का जो आरोप उस पर अगर लग जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको कई सारी कुछ शर्तें होती है, उनके तहत उनको है जो कि हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं हटा सकते, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक जांच करती है। वो जांच कैसे करती है कि एक धारा है 145, उसके अधीन जो निहित प्रक्रिया अनुसार के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उसकी जांच की जाती है और उसके बाद में है जो कि राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, अध्यक्ष सदस्य को। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में अनुच्छेद 317 का भाग फर्स्ट यानी क्लोज फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, और सेकंड क्या कहता है? अनुच्छेद 317 का क्लोज सेकंड यह कहता है कि उसके अनुसार जो जांच की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सदस्य अध्यक्ष पर जो जांच की जा रही थी, उसमें अध्यक्ष व सदस्य को उस जांच के दौरान उसको निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। देखो, हटाने का कार्य तो होता है राष्ट्रपति का, यानी जो लोक सेवा आयोग है राज्य का, उसके अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का जो कार्य है वो जांच के दौरान यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है, उसके दौरान किस प्रकार से जो राष्ट्रपति को लगता है कि इसको हटाया जाना चाहिए या नहीं, तो उसको जो राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन उस जांच के दौरान राज्यपाल जो है, उसी संबंधित राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। फिर 317 का क्लोज थर्ड बात करता है कि इसके अनुसार जो कदाचार की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय धारा 145 के तहत उसके अधीन जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जांच करता है। लेकिन हम बात कर सकते हैं कि कदाचार के अलावा कई सारी ऐसी परिस्थितियां भी है जिसमें राष्ट्रपति किसी अध्यक्ष सदस्य को हटा सकता है। वो कौन सी परिस्थिति है? जैसे कि दिवालिया घोषित हो जाए, जैसे कोई अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए तो बिना किसी जांच के हटा सकते हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल। तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। बात करते हैं अगर वह मानसिक व शारीरिक रूप से क्या हो जाए? असक्षम हो जाए, यानी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, गूंगा हो गया, और तो फिर क्या करेंगे? उसको हटा सकते हैं। कौन का हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। फिर बात आती है कि नैतिक अदमता यानी चरित्र उसका हीन हो जाए, चरित्रहीनता की का अगर दोषी पाया जाए तो भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। फिर बात आती है कि अगर लाभ का पद धारण कर ले तो भी उसे हटाया जा सकता है। फिर बात आती है कि अपना जो कर्तव्य है उससे बाहर किसी सेवा में अन्य अगर नियोजित करता है या फिर हम कह सकते हैं नियोजित हो जाए, उसमें पार्ट टाइम भी वो काम करने लगे तो भी इसको हटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब वो ऐसे सोचे कि मैं आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य हूँ, उसके साथ साथ मैं कहीं और भी जॉब कर लूँ, कोई बड़ी कंपनी है उसका मतलब उसने कोई कंपनी भी खोल ली और उसका मैनेजर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर होगा तो राष्ट्रपति है जो कि उसको उस आयोग से निकाल देगा यानी हटा देगा।
तो ये अनुच्छेद 317 का क्लोज थर्ड बात करता है। और फिर उसके बाद में अनुच्छेद 318 जो बात करता है, यानी लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष और सदस्य और जो भी कर्मचारी उसके अंदर जो होते हैं, उनकी सेवा शर्तों का जो विनियमन बनाने की जो शक्ति है वो कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं पहले। तो आप नोटबुक व पेन लेके बैठे और फिर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, पहले हेडिंग लगा दो आप, अनुच्छेद 317 का 3 क्लॉज 3, क्योंकि 2 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अनुच्छेद 317 का क्लॉज थर्ड 2 क्या बात करता है भाई? यानी उस जांच के दौरान राज्यपाल है जो कि अध्यक्ष व सदस्य को, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ये अनुच्छेद 2 कहता है, जो कल लिखा था यहाँ तक, तो किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो। अनुच्छेद 317(2) के अनुसार जांच के दौरान, कौन सी जांच? सुप्रीम कोर्ट जो जांच करता है धारा 145 के तहत, उसके दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्य को, किसके अध्यक्ष? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है, या फिर उनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें लिखो 3 के अंदर, अनुच्छेद 317(3) के अकॉर्डिंग के तहत कदाचार के अलावा निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति हटा सकता है उनको। निम्न परिस्थितियों में, देखो इसमें लिखो अनुच्छेद 317 का क्लोज थर्ड, कदाचार के अलावा के तहत, कदाचार यानी भ्रष्टाचार के अलावा निम्न परिस्थितियों में, निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है। निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये वैसे मैंने कल भी आपको सेशन खत्म होने से पहले लिखवाया नहीं था, बाकी मैंने समझाया तो था। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो अब परिस्थितियों के नाम लिखो। कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिनके तहत, यानी जिन परिस्थितियों का अगर शिकार हो जाता है अध्यक्ष या सदस्य, तो उनको राष्ट्रपति है जो कि हटा सकता है पद से। कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 317 का क्लोज थर्ड कहता है। यानी पहली बात ये है कि दिवालिया घोषित हो जाए। क्या हो जाए? दिवालिया घोषित हो जाए। वैसे लिख दो कै ख गए। पहली बात तो अगर दिवालिया घोषित हो जाए तो ये परिस्थिति है। दिवालिया समझते हो ना भाई? क्या बताऊं? दिवालिया घोषित हो जाए, फिर लिखो मानसिक अधमता। मानसिक सही लिखा था ना मैंने? मानसिक अधमता ठीक है, यानी शरीर से हम कह सकते हैं वो क्या हो जाए? असक्षम हो जाए। ठीक है, मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए। नैतिक अधमता यानी
चलो इसमें लिखो मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए। हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, नैतिक अदमता, नैतिक अधमता, चरित्रहीन हो जाए, पाया जाए, का दोषी पाया जाए, ऐसे लिख दो। नैतिक अधमता का दोषी पाया जाए, तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, हटा देगा। फिर लिखो चौथा पॉइंट, गह लगा के लिखो, इसमें लिखो लाभ का पद धारण कर ले। लाभ का पद धारण कर ले। फिर लिखो सेवा से बाहर, सेवा से बाहर किसी अन्य काम में नियोजित हो जाए, या फिर कर्तव्य से बाहर किसी अन्य सेवा में नियोजित हो जाए, ऐसे लिख दो। कर्तव्य से बाहर किसी अन्य सेवा में नियोजित का मतलब जुड़ जाए, लग जाए उस काम में, अन्य सेवा में नियोजित हो जाए। ठीक है, ये लिखो 5 पॉइंट लिखो, समझ में आ गए होंगे वैसे तो आपको अच्छे से। और इसमें कोष्टक में अगर लिखना चाहो तो लिख दो, समझ में अगर नहीं आए नियोजित वाला तो इसमें लिख दो साथ साथ कहीं और सेवा देने लग जाए, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से लाभ का पद हो जाता है। लिख दो कोष्टक में साथ साथ कहीं और काम करने लग गए, ऐसे लिख दो, साथ साथ कहीं और कार्य करने लग जाए। ठीक, कर्तव्य से बाहर किसी अन्य सेवा में नियोजित हो जाए, सेवा में नियोजित हो जाए। कर्तव्य से बाहर किसी अन्य सेवा में नियोजित हो जाए। लिखा, तो हटाने की बात कौन करता है, एक तो अनुच्छेद 317 का फर्स्ट क्लोज करता है और एक तीसरा करता है, और दूसरा में उनको निलंबित किया जा सकता है। 317 का क्लोज सेकंड कहता है कि उसको राज्यपाल निलंबित कर सकता है जांच के दौरान। और इन स्थितियों में, परिस्थितियों में उनको है जो कि हटाया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। फिर इसके बाद में हेडिंग लगाओ आप, अनुच्छेद 318 किसकी बात करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और अन्य जो कर्मचारी है उनके सेवा शर्तों का जो विनियमन जो बनाते हैं उसका निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। चलो नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 318
इसमें लिखो साथ में ही। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य व अन्य कर्मचारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें सेवा शर्तों का के लिए या फिर के हेतु विनियमन बनाने की शक्ति, सेवा शर्तों का लिखो, सेवा शर्तों का विनियमन बनाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है या फिर राज्यपाल का निर्धारण राज्यपाल करेगा। ऐसे लिखो, सेवा शर्तों का विनियमन बनाने की शक्ति का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, फिर से पढ़ो इसको। अनुच्छेद 318 ये कहता है कि लोक सेवा आयोग, जो भी राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग होता है, उसके अध्यक्ष, सदस्य व जो अन्य कर्मचारी होते है ना, अध्यक्ष, सदस्य व कर्मचारियों, अन्य का मतलब उसी आयोग के अंदर, जैसे अन्य लिखो या फिर नहीं लिखो तो भी कोई चलेगा इसमें आपका। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं लिख पाया था। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन बनाने की जो शक्ति का निर्धारण है राज्यपाल करेगा। समझ में आया यहाँ तक? तो इसके अंदर बस ये इतनी है लाइन, समझ लिया आपने। और हो सकता है एक लाइन वैसे ही याद करने की जरूरत है नहीं, समझ लिया आपने कि जो ये जो शक्ति किसके पास में होती है, इसका निर्धारण कौन करता है? निर्धारण करता है राज्यपाल। ठीक है, फिर जैसे कि इसमें हम बात कर सकते हैं विधि बनाने का कार्य कौन करेगा? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल करेगा। और इसमें सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो एक बार आप समझने की कोशिश करो, इसमें ये जो विनियमन बनाएगा इसमें विधि का निर्माण करेगा। विधि का निर्माण कौन करेगा? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। ठीक, बल्कि एक चीज और है कि इसके जो कर्मचारी है या फिर हम कह सकते हैं इसके जो अध्यक्ष है, सदस्य है, उनकी नियुक्ति के बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी का मतलब क्या होता है? देखो इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो जैसे ही अध्यक्ष या सदस्य ने पद ग्रहण किया, यानी उसकी नियुक्ति के बाद, उसकी नियुक्ति के पश्चात, यानी उसकी नियुक्ति होने के बाद में उसकी सेवा शर्तों में, किसमें? उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन जो है वो नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा? अलाभकारी क्या होता है? यानी जिस अध्यक्ष या सदस्य को नियुक्त किया जाता है उससे पहले अगर आप कोई सैलरी वगैरह उसकी कम बताना चाहते हैं कि सैलरी मिलेगी या फिर ये जो निर्धारण, तो उसमें हम कह सकते हैं अगर पहले बदलाव किया जाता है तो वो चलेगा। लेकिन जैसे ही उसकी नियुक्ति हो जाती है उसके पश्चात आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया कर सकते हैं, बल्कि लाभकारी कर सकते हैं।
अब अलाभकारी क्या है और लाभकारी क्या है? अलाभकारी का मतलब ये है, जैसे कि एक सपोज करो अध्यक्ष को किस प्रकार से जो भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, जो पहले से एक तरह से निश्चित है, और जैसे ही अध्यक्ष ने नियुक्ति कर ली, उसकी हम कह सकते हैं पद ग्रहण किया, उसकी नियुक्ति हो गई मानो, उसके बाद में कहें कि भाई ये सेवा शर्तें तेरी काटी जाएगी, सैलरी तेरी को इतने दी जाएगी, और उसके बाद में कोई वो जो परिवर्तन है ना वो नहीं किया जाएगा, वो अलाभकारी कहलाता है। यानी जैसे आपको 10,000 मानो कि कोई 10,000 में आपको लगाया, और फिर लगने के बाद में आपको बोले कि 9,000 देंगे, तो वो क्या हो गया? आपके लिए अलाभकारी हो गया। लेकिन आपकी सैलरी अगर वहां पे 11,000 कर दे तो वो आपके लिए लाभकारी। सेवा शर्तें जो है हम कह सकते हैं भत्ते वगैरह अन्य जोड़ सकते हैं कि भाई तेरे को ये एक्स्ट्रा भत्ता मिल रहा है, तो वो एक लाभकारी हो जाएगा, वो किया जा सकता है। भाई लाभ ले सकते हैं तो अलाभ क्यों नहीं कर सकते, है ना? ये बोल रहे कि दे तो दो, चाहिए हमारा काटो मत। इसलिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी वेतन बढ़ा सकते हैं परंतु घटा नहीं सकते, घटाना एक अलाभकारी कहलाता है। फिर अनुच्छेद 319 कहता है, उसमें जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति के पश्चात पद धारण करने से संबंधित जो कुछ प्रतिबंध किए गए हैं। यानी जो आरपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्त जब हो जाता है, उसके बाद में क्या वो आरपीएससी में वापस नियुक्त हो सकता है? नहीं, आरपीएससी के अंदर पुनः नियुक्ति का चांस नहीं है। चांस का मतलब वो आरपीएससी के अंदर पुनः नियुक्ति चाहे अध्यक्ष या सदस्य हम कह सकते हैं नहीं हो सकता सेम आयोग के अंदर, यानी आरपीएससी के अंदर, लेकिन वह अन्य आयोग के अंदर जा सकता है। एकमात्र ऐसा आयोग भी है जो असंवैधानिक आयोग है, राजस्थान जो राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसमें जो अध्यक्ष व सदस्य जो भी है सदस्य, उनको पुनः नियुक्ति उनकी की जा सकती है। तो आरपीएससी का जो अध्यक्ष वो अपने समकक्ष जो पोस्ट है उस पर जा सकता है, बल्कि अपने से नीचे की पोस्ट में ज्वाइन नहीं करेगा, यानी उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कि आरपीएससी का अध्यक्ष है, अगर उसको यूपीएससी के अंदर संघ लोक सेवा आयोग के अंदर केंद्र में सदस्य की नियुक्ति दी जाए, क्या वह सही है? बिल्कुल। तो सदस्य की जो नियुक्ति है वो क्या हो गई? आरपीएससी का अध्यक्ष था, राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था, उसको हम कह सकते हैं केंद्र के अंदर सदस्य का पद दिया जाता है, तो वो क्या कौन सा पद हो गया? समकक्ष हो गया, बराबर हो गया। उधर अध्यक्ष का और इधर सदस्य का, दोनों का बराबर हो गया, तो समकक्ष में ज्वाइन कर सकता है। और फिर बात करें कि वह जैसे कि राज्य का लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष था, क्या वह किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग में सदस्य बन सकता है? नहीं, वो नीचे का पद हो गया, और अध्यक्ष बन सकता है उसमें। वही बात कि यूपीएससी के अंदर अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है, क्योंकि सदस्य समकक्ष हो गया, अध्यक्ष ऊपर की पोस्ट होगी यूपीएससी के अंदर, तो उस दोनों में उनमें कर सकता है। लेकिन अन्य राज्य के अंदर अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि अध्यक्ष समकक्ष हो गया, बल्कि जो सदस्य अगर बनेगा तो वो नीचे की पोस्ट हो जाएगी उसकी, तो उसमें वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 319 के अंदर, ठीक है, कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण के संबंध में जो प्रतिबंध किए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। और सदस्य की बात करते हैं तो आरपीएससी का कोई सदस्य था, सेवानिवृत्त हो गया, किसी अन्य आयोग के अंदर बात करें तो सदस्य नियुक्त हो सकता है और अध्यक्ष भी हो सकता है। सेम वही यूपीएससी के अंदर उसको सदस्य करो चाहे अध्यक्ष करो, क्योंकि वो तो सदस्य ही था। उससे नीचा क्या होगा? चलो, इसलिए अध्यक्ष से संबंधित पढ़ेंगे, और सदस्य का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदस्य तो उससे नीचे कोई पोस्ट वो है नहीं, उसके अंदर कर्मचारी तो वो बनेगा नहीं। चलो, ये 318 लिख लिया, फिर लिखो अनुच्छेद 319। अच्छा हाँ, इसमें कुछ वो शर्तें लिखनी थी ना। इसमें लिखो आप, विधि बनाने का कार्य कौन करेगा? डैश करके लिख दो इसमें, विधि बनाने का कार्य
विधि बनाने का कार्य विधान मंडल करेगी। विधान मंडल करेगी। किस राज्य की विधानमंडल भाई? संबंधित राज्य, यानी जिस राज्य की लोक सेवा की हम बात कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग की, तो उस राज्य की जो विधान मंडल है वो विधि बनाएगी। समझे? उसके बाद में लिखो कि नियुक्ति के बाद, सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता। नियुक्ति के बाद, नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन लिखो, बदलाव लिखो, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दो आप, पर मैंने गलत लिख दिया था। परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये चीज लिखने की जरूरत थोड़ी है, अलाभकारी क्या होता है। नोट्स भरवाने की जरूरत तो है नहीं वैसे। अलाभकारी का मतलब जिसमें उसको हानि हो रही हो। अलाभ का मतलब जिसमें लाभ नहीं हो रहा तो हानि हो रही है। हानि का मतलब कुछ सेवा शर्तों में कटौती हो जाए, तो वही क्या है? अलाभकारी है। अब समझ में आया? सिंपल भाषा में अगर लिखना चाहो तो लिख दो, मैं बोल देता हूँ। मैं तो बार बार क्यों लिखूंगा, ऐसे लिख दो कि वेतन बढ़ा सकते हैं, यानी उसको लाभकारी परिवर्तन जो कर सकते हैं। अलाभकारी का मतलब वेतन घटा नहीं सकते हैं। सीधा लिख दो, घटाना अलाभकारी, जिसमें वेतन घटा सकते हैं, सेवा शर्तों में से कोई भत्ता हटा सकता है, कुछ भी उसका जो भी हम कह सकते हैं जो भी सेवा शर्तें थी उसमें से कम नहीं कर सकते। भाई उसमें पहले निर्धारित होती है कि ये गाड़ी मिलती है अध्यक्ष को और वो है ना, जो भी फैसिलिटी होती, फिर बोलते हैं कि नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर तो दिक्कत ही है ना। इसलिए वो हो जाता है अलाभकारी परिवर्तन। लिख दो इसमें, वेतन या अन्य सेवा शर्तें जो भी बढ़ा सकते हैं बल्कि घटा नहीं सकते, इसमें लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आर्टिकल 319 लिखो आप, यानी इसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संबंध में उपबंध। लिखा? लिखो, जल्दी लिखो, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। लिख लिया? ठीक है। अब लिखो अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग में के तहत लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सदस्यों, इसमें लिखो अनुच्छेद 319 के तहत किया के अनुसार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के पश्चात, यानी रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्ति के पश्चात
अन्य वह कहाँ नियुक्ति कर सकता है, उनकी कहाँ नियुक्ति हम कह सकते हैं, कौन सा पद वह धारण कर सकते हैं, उनके संबंध में है जो कि उपबंध किए गए। लिख दिया। सेवा निवृत्ति के पश्चात या निवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने से संबंधित उपपद। पश्चात पद धारण करने हेतु या करने से संबंधित उपबंध। ठीक है। अब इसमें सीधा लिखो आरपीएससी का अध्यक्ष, आरपीएससी का यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन कहाँ पे पद ज्वाइन कर सकता है भाई? आरपीएससी का अध्यक्ष कैसा अध्यक्ष? तत्कालिक यानी सेवानिवृत्त हो जाने के बाद की बात कर रहे हैं। तो पहले ये लिख दो आरपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है तथा अन्य पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है, ना कि सदस्य उससे नीचा पद हो जाता है। यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है क्योंकि सदस्य तो इसके समकक्ष हो जाएगा और अध्यक्ष उससे ऊपर की पोस्ट हो जाएगी, और पीसीएस के अंदर है जो कि ये हो जाएगा उसका समकक्ष हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष यहाँ पे था, अध्यक्ष यहाँ पे है ना। तो इसमें लिखो बन सकता है, पीसीएस में अध्यक्ष बन सकता है परंतु सदस्य नहीं बन सकता। अध्यक्ष बन सकता है परंतु सदस्य नहीं बन सकता। किस में नहीं बन सकता? अन्य पीसीएस में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? चलो लिख दो कोष्टक में, क्योंकि सदस्य का पद उसके पूर्व के पद से नीचे का पद है। समकक्ष का कर सकता है, ऊपर का कर सकता है, बल्कि नीचे का नहीं कर सकता। नीचे का पद या फिर निम्न पद है, ऐसे लिख दो। उसके पूर्व के पद का निम्न पद है। पूर्व के पद का लिखा तो नहीं ना, ऐसे लिख दो। पद का निम्न पद है। अब ये लाइनें मैं सारी अपने आप जोड़ करके बनाता हूँ, तो फिर कई बार क्या कि अब जैसे आपको समझ में आ जाता है और लिखते टाइम तुरंत अपना दिमाग को एकदम ऐसे खोल के रखे। अब जैसे मैंने परिवर्तन लिखा, आपको समझ में बदलाव आ रहा है तो बदलाव लिख दो वहाँ पे, ऐसे नहीं कि लाइन को चेंज कर देना।
गलत नहीं करना है। वैसे मैंने साधारण भाषा में ही बनाया है, कोई वो दिक्कत बात नहीं है आपके लिए। यहां तक समझ में आया? तो हम कह सकते हैं वह आरपीएससी के पद से जिससे सेवानिवृत्त हुआ है उस पद के समकक्ष पद ग्रहण कर सकता है या धारण कर सकता है, उच्च पद धारण कर सकता है, निम्न पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये लिखवानी थोड़ी है कि वह, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक कि ऊपर का पद धारण कर सकता है, बराबर का कर सकता है, समकक्ष। और इतना माइंड तो आपके पास भी है कि केंद्र और राज्य के अंदर किस प्रकार से एक हम कह सकते हैं कंपैरिजन हम करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका अध्यक्ष और उसका सदस्य भी समकक्ष पोस्ट है एक तरह से, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि जैसे कुछ सारे जो प्रश्न है वो तथ्यों से बनते हैं, आपके अंदर माइंड किस प्रकार से डेवलप जो आपने की कर रखा है उसके अनुसार आपको आंसर देना चाहिए था। क्योंकि हर चीज़ जैसे हम बात करें तो जीके के अंदर खैर होता है ऐसा कि आप याद कर लें, रट लें ना, लेकिन साइकोलॉजी में कहाँ जाओगे? वहाँ पे जो लिखे नोट्स है उसमें से तो 1% भी नहीं आएगा। कोई नए के बराबर आएगा, जैसे कोई सिद्धांत वगैरह है उसमें भी उसको घुमा के भाषा दे देगा। इसलिए हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, इसको भी आप एक तरह से साइकोलॉजी मानो। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कोई महत्वपूर्ण जो डेट बताई है वो तो आपको अच्छे से पढ़ के याद ही करनी पड़ेगी, या फिर जैसे कि आरपीएससी के पास में 6 संभाग है, प्रशासनिक है, लेखा है, और हम कह सकते हैं परीक्षा है, शोध संभाग है। तो इस प्रकार से जो ये संभाग तो आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें आप समझोगे क्या? इसलिए कुछ जो याद करने वाली चीज़ है उसको याद भी करना पड़ता है, कि जो समझने वाली चीज़ है उसको समझना ही पड़ता है। ठीक है, और इसमें अब और लिखो कि आरपीएससी का सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद सदस्य की लिख लेते हैं। आरपीएससी का सदस्य सेवानिवृत्ति पश्चात सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या कर सकता है? पीसीएस के अंदर अध्यक्ष बन सकता है, बल्कि सदस्य बन सकता है। क्या सदस्य भी बन सकता है? वो समकक्ष हो गया उसका, उससे नीचे थोड़ी बनेगा। देखो इसमें पहली बात तो यही है कि आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। बन सकता है क्या? कैसे बन सकता है मेरे को ये बताओ पहले। किस केस में बन सकता है? देखो एक बात इसमें पुनर्नियुक्ति तो इसमें बोला था कि 6 वर्ष और 62 वर्ष उम्र, अगर ये पूर्ण हो जाता है इसमें से, या तो 6 वर्ष कर लेता है या 62 वर्ष है, अब हो जाता है ये सेवानिवृत्त। तो इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या? अगर 62 वर्ष हो गया तो फिर पुनर्नियुक्ति कहाँ करेंगे आप उनकी? अगर पहले मानो कि 6 वर्ष उसने की है, बहुत कम उम्र थी, 6 वर्ष के बाद में वह सेवानिवृत्त हो गया, तो उसकी पुनर्नियुक्ति देखो कहाँ हो सकती है। ये पीसीएस के अंदर, या फिर इसमें लिखो यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। ये यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। ठीक, फिर लिखो आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य की बात करें, आरपीएससी का अध्यक्ष
बन सकता है, अन्य पीसीएस का अध्यक्ष, ठीक है, अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य नहीं, सदस्य नहीं। कैसे नहीं भाई? देखो, जब इस व्यक्ति ने सदस्य के रूप में यानी आरपीएससी के अंदर अपना पूरा मतलब यहाँ पे कार्य किया है, तो अब एक तरह से इसका प्रमोशन हो गया है। तो अब ये अध्यक्ष पद पे सेम या फिर हम कह सकते हैं उसके समकक्ष का जो डिपार्टमेंट है उसमें ये काम नहीं कर सकता है। जैसे अन्य लोक सेवा आयोग जो है उसके अंदर अध्यक्ष बन सकता है, बल्कि सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, सदस्य उसका नीचे का पद हो गया एक तरह से, बल्कि वह अन्य के अंदर जैसे यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्य दोनों बन सकता है, आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। समझ में आया यहाँ तक बात? ये बात लिख लेना, क्योंकि प्रश्न कई बार क्या है कि घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है यहीं से कि क्या आरपीएससी का सदस्य अन्य पीसीएस, अन्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है या नहीं, या फिर यहाँ से आरपीएससी का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन सकता? आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। इनमें से कि कौन सा एक असत्य है या कौन सा एक सत्य है? 3 गलत दे देंगे, 1 सत्य दे देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। एक वाद था 1979 का, कौन सा वाद था? हरगोविंद पंत बनाम तिलक का, रघुकुल तिलक का। तो इसमें हुआ क्या था कि रघुकुल जो तिलक है, नोट लगा के लिखना है, आप एक चीज लिखनी है आपको, पहले इसको समझो आप। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। ठीक है, इसमें क्या है कि रघुकुल जो तिलक है ये पहले आरपीएससी के सदस्य थे। ठीक है, आरपीएससी के सदस्य थे। फिर बात आती है आरपीएससी के सदस्य, हम बात करें तो ये 58 से 60 के अंदर थे। तो इनको क्या हुआ कि फिर रघुकुल तिलक को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। तो जैसे ही राज्यपाल बनाया गया तो हरगोविंद जो पंत था, इनके द्वारा एक वाद जो किया गया 1979 में। कब का वाद है? 1979 में। 1979 में इनके द्वारा कोर्ट में एक अपील की गई, हम कह सकते हैं। तो उसमें यह था कि आप किसी व्यक्ति को जो आरपीएससी का सेवानिवृत्त सदस्य है वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। इन्होंने एक आपत्ति की कि इस प्रकार से आरपीएससी का सदस्य सेवानिवृत्त सदस्य को राज्यपाल नहीं बना सकते, वह एक लाभ का पद है। ये किसने कहा था? हरगोविंद पंत ने। क्यों किया भाई? हो सकता है इसका कोई नंबर लगने वाला था राज्यपाल के पद के लिए, और वह जगह किसने ले ली? तिलक ने। तो इसको फिर बुरा लगा और इसने एक अपील, हम कह सकते हैं आपत्ति दर्ज की। फिर कोर्ट का उसके अंदर फैसला आता है, यानी इन्होंने ये कहा कि ऐसे कोई व्यक्ति जो आरपीएससी का सेवानिवृत्त सदस्य जो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, राज्यपाल बन गया है, क्या निर्णय ले रहे हो आप? तो न्यायालय का जवाब था कि राज्यपाल का जो पद है वह लाभ का पद नहीं है। राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है, ये राज्य के अधीन नियोजन में कार्य करता है, बल्कि ये किसका व्यक्ति होता है? ये केंद्र का व्यक्ति होता है।
कहाँ से नियुक्त होता है? और रघुकुल तिलक जो राज्यपाल राजस्थान के कब से कब तक रहे थे? 1977 से 81 तक। 1977 से 1981 तक जो कि राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। चलो ये वाद के बारे में लिख लो थोड़ा, कई बार प्रश्न बनता है वहां से। कई बार नहीं, जो भी मैं तो जो चीज लिखा रहा हूं ना यहाँ पे, उसको हल्के में लिखना ही नहीं है। हालांकि ऐसा मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखाता हूं कि जो आपको पढ़ने में दिक्कत रही है। सिंपल तौर पे लिखो इसमें आप रघुकुल तिलक को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल बनाया गया। फिर क्या हुआ? फिर इसमें लिखो हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक लिखने की बात जरूर नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा लिख दो ऐसे लिख दो इसमें रघुकुल तिलक। एक मिनट रुको। रघुकुल तिलक को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया जो आरपीएससी के सदस्य थे। ऐसे लिखो, जो आरपीएससी के सदस्य थे। लिखा तो नहीं यहां तक? रघुकुल तिलक को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया जो कि पूर्व आरपीएससी के सदस्य रहे थे। इस बात पर हरगोविंद पंत इसमें लिखो, जो पूर्व आरपीएससी के सदस्य रहे थे। इस बात पर हरगोविंद पंत बनाम, वाद का क्या नाम था? हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। हरगोविंद बनाम पंत ने आपत्ति की कि इस प्रकार कोई आरपीएससी का सेवानिवृत्त सदस्य राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। कोई आरपीएससी का सदस्य राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। को राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, ये लाभ का पद है। सदस्य को राज्यपाल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ये लाभ का पद है। ये किसने कहा था? हरगोविंद पंत ने। लिखो यहां तक। तो न्यायालय का जवाब क्या था भाई? कि राज्यपाल पद कोई लाभ का पद नहीं है, ये राज्य के अधीन नियोजन में कार्य करता है। ये राज्य के अधीन नियोजन में काम नहीं करता है। लिखा यहां तक? अब लिखो
उसी के साथ में लिख दो ये एक लाभ का पद है। फिर यहाँ पे लिखो कोर्ट का आदेश आया था, या लिखो न्यायालय का जवाब आया कि राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है, नहीं है, बल्कि ये राज्य के अधीन नियोजन में कार्य नहीं करता है। कार्य नहीं करता है। ठीक है, लिखो अच्छा 2 लाइन वो लिख लो इसमें कि आरपीएससी के सदस्य कब से कब तक रहे थे, और इसमें लिख दो ये वाद था। अच्छा लिख दिया था ना हमने, वाद कब का था, 1979 का। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य, सीधा लिखो 1958 से 1960 आरपीएससी के सदस्य, और राज्यपाल के रूप में कार्यकाल 77 से 81 तक। उन्नीस सौ 77 से 1981 तक उनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है आपको कि 58 से 60 तक है जो कि रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य के रूप में कार्य किया था, और 1977 से 1981 तक है जो कि इसमें ये राजस्थान के गवर्नर रहे थे। इसके बाद में 319 पढ़ लिया, और 320 के अंदर बात आती है इसके अनुसार कि लोक सेवा आयोग उसके किस प्रकार से जो राज्य के अंदर कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जैसे राजस्थान का लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है ये एक प्रकार से परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? सलाहकारी या परामर्शकारी निकाय है। और राज्य की जो सेवाएं हैं जो भी, उसमें नियुक्ति वगैरह का जो कार्य है, परीक्षाओं का संचालन करना तथा योग्य उम्मीदवार का ही चयन करना, ये काम किसका भाई? आरपीएससी का। ठीक है, ऐसे सभी भर्तियों के बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन आरपीएससी के द्वारा जो भर्ती करवाई जाती है उसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि योग्य उम्मीदवार का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भर्ती आती है 1000 पोस्ट की, जिसमें बहुत सारे जो फॉर्म उसमें भरे जाते हैं, उम्मीदवार के रूप में एक बार हम कह सकते हैं उम्मीदवार बनते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्टेड तो 1000 लोगों को ही किया जाता है। तो उसमें किस प्रकार से वो कार्य करते हैं कि उन 1000 लोगों को ही लाना होता है, तो उसके जो भी कर्तव्य जो कार्य होता है वो आरपीएससी का होता है। ठीक है,
और फिर हम बात कर सकते हैं कोई व्यक्ति जिसको आरपीएससी के द्वारा जैसे कि मानो कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इनको या फिर आरएस वगैरह जो भी है, जिस भर्ती को यानी राजस्थान का संवैधानिक जो ये एक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, इसके तहत जो भी वैकेंसी करवाई जाती है उसके अंदर व्यक्ति कब ज्वाइन किया, कब सेलेक्ट हुआ, कब व्यक्ति ने हम कह सकते हैं अपना पद ग्रहण किया, उसके बाद में सेवानिवृत्ति तक उसका जो भी लेखा जोखा हम कह सकते हैं कार्य, उसकी प्रणाली, उसका जो भी दायरा है वो सारा आरपीएससी के पास में रहता है। यानी किस व्यक्ति को अपने कार्य ग्रहण के बाद में कितना वक्त है जो कि अपनी ड्यूटी पे हो चुका है, और कब उनका 60 वर्ष हो रहा है, कब उनकी सेवानिवृत्ति करनी है, ये सारा जो सिस्टम जो संभालता है वो आरपीएससी संभालता है, आयोग संभालता है, सचिवालय हम कह सकते हैं आयोग को। तो या फिर व्यक्ति का टाइम हो गया, प्रमोशन देना है, तो वो भी काम कौन करेगा, पदोन्नति है, प्रमोशन की जो सिफारिश कौन करेगा, आरपीएससी करेगा। देखो कोई व्यक्ति का जब सिलेक्शन होता है, मानो कि फर्स्ट ग्रेड लगा है, अब किस करेगा, उसका स्कूल में ज्वाइन करवाने से लेकर के जब रिटायरमेंट तक उसका सारा काम आरपीएससी के पास रहता है। ठीक है, और फिर बात आती है अनुशासनात्मक जो कार्यवाही पर परामर्श देना भी इसी का कार्य होता है, और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरित होने पर भी परामर्श देना किसका कार्य, आरपीएससी का। सेवा का मतलब सेवा चेंज करना नहीं, बल्कि एक तरह से ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण कह सकते हैं। और प्रमोशन की बात भी इसी में आती है, और पेंशन और कोई भी हम कह सकते हैं क्षतिपूर्ति मामलों में परामर्श। आयु का निर्धारण भी कौन करेगा, जैसे रिटायरमेंट कोई हो रहा है तो ये आयु का निर्धारण भी आरपीएससी करेगा। राज्यपाल के द्वारा जो निर्देशित अन्य कई सारे विषय हैं उन पर परामर्श भी कौन करेगा, आरपीएससी करेगा। संविधान बात करें तो आरपीएससी को राज्य में मेरिट पद्धति, यानी जिसे हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं वॉच डॉग के रूप में देखता है। कौन देखता है, आरपीएससी। आवाज आ रही है ना अच्छे से? चलो तो हम इसको लिखते हैं 320 को, आर्टिकल 320। अनुच्छेद 320 लगाओ, हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद 320। सीधा लिखो तो लिख दो, नहीं तो लिख दो के अनुसार या के तहत, के अनुसार राज्य लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। हम तो आरपीएससी की बात कर रहे हैं तो अलग से कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख दो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य, या ऑब्लिक करके लिख दो कर्तव्य। ठीक है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो सारी जो पॉइंट है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखो पहला कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय है। कैसी संस्था है? परामर्शकारी एवं सलाहकारी संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक परामर्शकारी या सलाहकारी
निकाय है, परामर्शकारी एवं सलाहकारी निकाय है। ठीक है, फिर सेकंड लिखो, राज्य में जो भी सेवाएं हैं उसमें नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन भी कौन करता है? आरपीएससी। राज्य में या राज्य की सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में नियुक्तियां व परीक्षा संचालन करना तथा योग्य उम्मीदवार का चयन करना। नियुक्तियां व परीक्षा संचालन करना और योग्य उम्मीदवार का चयन करना। उम्मीदवार का चयन करना। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि 1000 पोस्ट है, वहां पे मानो कि 20,000 फॉर्म भरीजे। कितने फॉर्म भरे? 20,000 फॉर्म भरे, जिसमें से 5,000 के अच्छे से हम कह सकते हैं नंबर आ रहे, मार्क्स अच्छे से आ रहे, तो उसमें किस प्रकार से मेरिट बनानी है ताकि 1000 लोगों को लेकर आए। तो इस प्रकार से जो समन्वय हो जाता है उससे उन सिलेक्टेड बंदे, यानी जो अच्छे से टॉप करे हैं हम कह सकते हैं उसके अंदर, उनके और पोस्ट के मध्य का जो समन्वय स्थापित करता है आरपीएससी करेगा कि किस प्रकार से हम मेरिट रखें ताकि इस सब्जेक्ट के अंदर इतने बंदे आए और इस सब्जेक्ट के अंदर इतने बंदे को हम सेलेक्ट इसमें का चयन करें। ठीक है, और लोक सेवा में के पदोन्नति हेतु सिफारिश जो है वो कौन करेगा? आरपीएससी करेगा। लिख लो इसमें, लोक सेवा हेतु लोक सेवा में पदोन्नति हेतु सिफारिश लोक सेवा में लोक सेवाओं के पदोन्नति हेतु सिफारिश लिख दो प्रमोशन। क्योंकि आजकल क्या है कि जमाना कुछ अलग ही है, हिंदी को तो कोई समझते नहीं, पदोन्नति क्या होता है, क्या समझते हैं? प्रमोशन समझते हैं। बहुत सारे हमारी भाषा के अंदर शब्द ऐसे हैं जो हम अंग्रेजी के शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को पूछ लो आप रिटायरमेंट क्या होता है, समझ जाएंगे कि 60 वर्ष उम्र हो गई और कार्य से मुक्त होकर के आ रहे हैं घर पे, मानो उसको पूछो कि सेवानिवृत्ति क्या है, सेवानिवृत्त होके आ रहे हैं क्या? बोल नहीं, सेवानिवृत्त नहीं होके आ रहे, रिटायरमेंट होके आ रहे। इसलिए बहुत सारे शब्द है जो कि जैसे प्रमोशन का कहो तो उनको समझ में आ जाएगा, पदोन्नति बोला क्या होता है हमें नहीं पता, कई बार ऐसा होता है भाई, इसलिए दोनों को समझना थोड़ा ठीक रहेगा। मैंने दोनों लिख दिया है। फिर एक और लिख दो इसमें, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना। कौन करेगा इसमें भी? आरपीएससी का कर्तव्य है अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना।
परामर्श देना। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना किसका कार्य है? आरपीएससी का ही, यानी राज्य लोक सेवा आयोग का हम बात कर सकते हैं। और इसके बाद में लिखो इतना, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण होने पर परामर्श देना। परामर्श का मतलब उसकी जानकारी रखना, जानकारी रखता है और उसके बारे में उनको बताता है कि भाई ये व्यक्ति 60 वर्ष का हो रहा है, इसको सेवानिवृत्त करना। मतलब ये सारा जो लेखा जोखा हम कहें या फिर जो डिटेल है वो सारी इनके पास रहती है। इसके आगे का लिखो, एक सेवा से दूसरी सेवा में, सेवा डिपार्टमेंट दूसरे की बात नहीं कर रहा है, ये सेवा का मतलब ट्रांसफर की बात कर रहा है। और पेंशन है या फिर क्षतिपूर्ति मामलों में परामर्श, लिख लिया? चलो लिखो इसमें, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरित स्थानांतरण पर परामर्श देना। व क्षतिपूर्ति, पेंशन व क्षतिपूर्ति मामलों में परामर्श। में परामर्श देना। क्वेश्चन ले दो, आयु का निर्धारण करता है, आयु का निर्धारण, जैसे कि सेवानिवृत्ति। देखो क्या बता रहा हूं मैं इसमें कि पेंशन व्यक्ति कब पेंशन पे जाएगा, यानी कब वह 60 वर्ष का हो जाएगा, तो इस पे परामर्श भी कौन करेगा? आरपीएससी। आयु का निर्धारण करता है, यानी कब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो सकता है, हो रहा है, कब से उसकी पेंशन स्टार्ट करनी, ये जो भी सारा कार्य है ये इसके पास में रहता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? और लिखो इसमें एक चीज कि राज्यपाल द्वारा निर्देशित जो अन्य विषय पर परामर्श, राज्यपाल द्वारा निर्देशित अन्य विषय पर परामर्श, ये इसके साथ है भाई, इसको अलग ही लिखना ना। फिर लिखो, संविधान आरपीएससी को या फिर संविधान लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के रूप में देखता है। संविधान राजस्थान लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति, इसको और किस नाम से जाना जाता है? वॉच डॉग के रूप में देखती है।
वॉचडॉग के में देखती है। समझ में आया यहाँ तक? फिर इसमें लिखो, ये एक राज्य का भर्ती प्राधिकरण है, ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे लिखो तो लिख दो, ये राज्य का भर्ती प्राधिकरण है, ये एक राज्य का, ये राज्य का भर्ती प्राधिकरण है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। राज्य का भर्ती प्राधिकरण है। लिखा यहां तक? इसके बाद में आयोग से संबंधित कुछ आर्टिकल और भी है यहाँ पे, जैसे 321 किसकी बात करता है? आर्टिकल 321 बात करता है कि जो लोक सेवा आयोग के कृत्यों का जो विस्तार भी किया सकता है। विस्तार का मतलब कि ये जो कार्य है इसके, इसमें कुछ कार्य इनको अन्य भी और प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। यानी लोक सेवा आयोग के कृत्यों का जो विस्तार करने की जो शक्ति है वो राज्य की विधानमंडल जो है वो विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य भी सौंप सकता है और अन्य कर्तव्यों का विस्तार उसमें कर सकता है। यानी जो हम लोगों ने ये कर्तव्य लिखे हैं, इनसे अलावा भी राज्य के जो विधान मंडल है वो विधि बना करके इनको अन्य कार्य और भी सौंप सकती है, तो इनको करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 321 कहता है। ठीक है, तो वैसे एक और लिख लो आप, आर्टिकल 321 और लिखो, उसके बाद में बाकी कल पढ़ेंगे। आर्टिकल 322 कल पढ़ेंगे, जो किसके बारे में बात करता है? लोक सेवा आयोग के जो खर्चा होता है, वे होता है, उसका प्रावधान किस प्रकार से किया गया है, वो बात कल करेंगे। लिख लो इसमें एक चीज और, अनुच्छेद 321 आयोग से संबंधित ये सारी चीजें हो गई। इसमें लिखो पहले यहाँ पे आयोग, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 321 क्या बात करता है? कृत्यों का विस्तार करता है। लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति साथ में लिख दो, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति शक्ति क्या हो, या फिर सीधा लिखो कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार कौन करेगा? राज्य विधानमंडल विधि बना करके करेगा। लिखो तो लिख दो इसमें, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल विधि बनाकर लोक सेवा आयोग को विधि बनाकर लोक सेवा आयोग को अन्य कार्य सौंप सकती है। राज्य विधानमंडल विधि बना करके राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है या सौंप सकता है तथा उसके कर्तव्यों में विस्तार कर सकता है। कौन करेगा? विधानमंडल विधि बनाकर। इसमें लिख दिया आपने, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों, राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है।
तथा उसके कर्तव्यों में विस्तार कर सकता है, तथा उसके कर्तव्यों में विस्तार कर सकता है। में विस्तार कर सकता है। ये बात समझ में आई क्या आपको? आ गई? चलो अच्छी बात है। लिखो फिर। बाईस कल पढ़ेंगे। लिख लिया? एक बार फिर से बोल देता हूँ। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है। ठीक है, विधानमंडल के पास जो विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है तथा उसके कर्तव्यों में विस्तार कर सकता है, बढ़ा सकता है एक तरह से। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा सेशन? और इसी के साथ में हम आप सभी के लिए, यानी मैं आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, और आप भी अपनी मेहनत भी करते रहें। और हमारे लिए आप अगर आएंगे हमारे सामने तो वो भी हमारे लिए भी मेहनत ही है एक तरह से। तो आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, और फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।